गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। I'm रंजन कुमार। लाइफ जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन में प्रेमचंद्र युग का उपन्यास का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले क्लास में प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर युग के बारे में बता चुके हैं। आज का सेशन में प्रेमचंद्र युग का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास और इनका उपाधि और इन उपन्यास के जनक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रिय दोस्तों, हिंदी गद्य विधा सबसे लोकप्रिय विधा माना जाता है पाठकों के बीच में, और सबसे अधिक उपन्यास लिखे भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं तथा प्रकाशित भी होते हैं। उपन्यासकार भले ही दीर्घकाल तक जीवित न हो, पर उनका उपन्यास जरूर दीर्घकाल तक जीवित रहती है। इस युग में कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं तो शिवपूजन सिंह नाथ आते हैं, शिवपूजन सिंह सहाय आते हैं, पांडे बेचन शर्मा आते हैं, विशंभर नाथ आते हैं, चतुर्सेन शास्त्री आते हैं, राधिका रमन आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं, गोविंद बल्लभ भाई पंत आते हैं, भगवती प्रसाद देवी जी आते हैं, श्रीनाथ आते हैं, जेपी श्रीवास्तव इत्यादि आते हैं इसी युग के अंतर्गत। ठीक है, इसे दूसरे भाषा में द्वितीय उत्थान युग भी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि उपन्यास के 4 कालों में युग में बांटा गया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय और चतुर्थ उत्थान में। क्योंकि अध्ययन करने के लिए पाठकों को एक आसान सहूलियत प्राप्त होती है। धनपत्र प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में होता है और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उपन्यास के पूरे विश्व में उपन्यास के जनक जो होते हैं वह अरस्तु को माना जाता है, पर भारत में हिंदी साहित्य गद्य विधा में मुंशी प्रेमचंद्र को ही सम्राट माना जाता है उपन्यास का। और प्रेमचंद्र जो आप नाम जो सुन रहे हैं, यह उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने देते हैं प्रेमचंद्र का नाम। ठीक है, इनका जो मूल नाम रहता है मैं आपको बता दिया हूँ कि धनपत्र रहता है, और मुंशी प्रेमचंद्र भी किसी के दिया हुआ नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, जो कि देने वाले रहते नवाब राय बनारसी रहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। और सम्राट की उपाधि जो देते हैं सतचंद्र चट्टोपाध्याय देते हैं सम्राट की उपाधि। और प्रथम उपन्यास जो रहता है यह सबसे पहले उर्दू में उपन्यास लिखा करते थे, क्योंकि हमारे देश में मुगल का शासन हुआ करता था, तो शिक्षा प्रणाली भी क्या हुआ था कि उर्दू में चलता था। इसी की आश्रय में लेकर के ये प्रेमचंद्र आसार हिंद मुआविद प्रथम उपन्यास लिखे थे, और सेवा सदन प्रौढ़ उपन्यासकार माने जाता है। ठीक है, माना जाता है। हिंदी के मूल रूप से लिखे जाने वाला हिंदी में मूल रूप से मूलतः कह सकते हैं जो कायाकल्प लिखा गया था प्रथम उपन्यास हिंदी में। ठीक है, जो 1926 में आई थी, और 1907 में रूठी रानी नाम करके प्रथम उपन्यास है जो ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रेमचंद्र के बारे में कुछ भूमिका मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखते हैं कुछ स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है उपन्यास। सबसे पहले प्रेमचंद्र आदर्श उन्मुख अर्थातवादी उपन्यासकार परंपरा की शुरुआत करते हैं। यहाँ एक शब्द है कि अर्थातवादी, किसी किसी को यह शब्द उटपुटांग लगता होगा, क्योंकि यह अचानक सुना हुआ शब्द है। अर्थातवादी कहने का अर्थ होता है कि जो 1980 के दशक में या आज़ादी के पहले जो उपन्यास लिखी गई थी, ठीक है, आज़ादी के पहले और अभी के टाइम में जो समस्या का चित्रण प्रेमचंद्र ने किए हैं अपने कॉपी और कलम के बल से उपन्यास में, वह आज भी हमें दिखने को मिल रहा है। यूट्यूब पर यदि आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे इनका उपन्यासकार आपको मिल जाएगा। फिल्म में से कहीं इनका उपन्यास बेहतरीन रूप से आपको आनंद भी देगा और मज़ा भी आएगा। देखिए, सबसे पहले उर्दू के कुछ शब्द हैं जो कि उच्चारण करने में आपको दिक्कत की सामना करना पड़ेगा, पर आप चिंता मत कीजिएगा, हम हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर जो लिखा गया ये उपन्यास है, इस साइड जो उपन्यास लिखी गई है यह उर्दू की उपन्यास है। ठीक है, उर्दू की उपन्यास है। जैसे आसार मवाविद जो 1903 में 1907 में आई थी, हम खुरमा या हम सबाब के रूप में यह 1906 में लिखी गई थी। किसना 1907 में लिखी गई थी। यह सब प्रेमचंद्र के द्वारा उपन्यास लिखा गया था। जलवाये इसार 1912 में लिखी गई थी, और बाजारे हुस्न 1917 में लिखी गई थी। गुसाई अफियत, इसका प्रकाश लिखने का डेट वगैरह पता नहीं चलता, और चौगने हस्ती, इसका भी समय नहीं पता चला है, जो कि मैं आपको बता दूं। एक तरफ है
हिंदी के रूप में जब इसको बदला गया था, उसी का नाम इधर भी है स्क्रीन पर। जैसे देवस्थान रहस्य 1905 में यह आया था। और प्रेमा दो सखियों के बीच में, यह भी हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था, उर्दू से हिंदी में आया था। गबन उर्दू से हिंदी में आया था, जो 1931 में आया था। वरदान 1921 में आया था। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। वरदान। अब देखते हैं सेवा सदन 1918 में आया था, सेवा सदन। प्रेमाश्रम 1922 में आया था, प्रेमाश्रम। रंगभूमि 1925 में आई थी। इस तरह से आपका उर्दू से हिंदी में मैंने उपन्यास बता चुके हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। यदि जीतना है तो आपको पत्थर की तरह एकदम ठान लेना होगा, हिलना नहीं होगा, अपने सपनों को हिलाना नहीं होगा, तभी आप जीत पाएंगे। दूसरा, आप इसे करते क्या है कि ट्रिक के माध्यम से आपको रटवाते हैं, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। यदि अपने माध्यम से भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बताएंगे वही ट्रिक पर आप चलेंगे, ठीक है। देखिए, आसारे मवाबिद, ठीक है। जब हमारे देश में क्या हुआ था, जब लोगों पर आक्रमण होने लग गया था, तो वह किसके आश्रय में गए थे? तो देव के स्थान गए थे, देव के आश्रय में चले गए थे। तो आसारे से क्या हो गया? देव स्थान, ठीक है। ये याद रखिएगा। 1905 में, यहाँ भी 1905 में पहला ट्रिक। सेकेंड ट्रिक में देखेंगे, हम दो बार आया है। देखिए यहाँ पे हम और हम यहाँ दो बार आया है। तो हम अर्थात जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दो सखियों का विवाह होता है। दो बहन मिल गए, हम दोनों एक ही है, तो दोनों बहन हैं, तो दो सखियों का विवाह हो जाता है, अर्थात प्रेम से, ठीक है। प्रेमा भी नाम दिया जाता है, और दोनों बहन प्रेम से रहते हैं। किसना, इसे किसना को किसान मान लीजिएगा, किसना से किसान बना लीजिएगा। यह आया था उर्दू में 1907 में आया था। पर किसान जो है से खेत में क्या डालता है? गोबर डालता है, गबन कर देता है गोबर डाल करके पूरे खेत। तो 1931 में यह निकली थी, ठीक है। 1931 में हिंदी में आई थी। जलवायु इसार 1912 में। अब देखते हैं जलवायु। जल और वायु क्या है? एक प्रकार के वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुआ, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, जो भी कल है। तो यह वरदान के रूप में आया था, जो 1921 में यह छपी थी। बाजारे हुस्न 1917 में, ठीक है। और बाजार हमें क्या देता है? बाजारे हुस्न। देख लीजिए, बाजारे हुस्न, बाजार हमें हर चीज़ से सहूलियत प्रदान करती है, हर चीज़ हमें बाजार में मिलती है, अर्थात सेवा देती है एक प्रकार की, ठीक है। तो बाजारे हुस्न से सेवा सदन 1918 में आए थे। 1 साल का केवल अंतर है, 1 साल प्लस कर लीजिएगा तो 1918 हो जाएगा। गुसाइए अफियत, जो प्रेमाश्रम का ही दूसरा नाम, मतलब हिंदी में लिखा गया था, जो 22 में आए थे, 1922 में। अब देखिए, गुस्साए व्यक्ति, जो गुस्सा व्यक्ति रहता है, उसे आप प्रेम से बात करना चाहिए, ठीक है। उसका प्रेम का मतलब प्रेम का आश्रम देना चाहिए। कह सकते हैं कि प्रेम से उसे बात करना चाहिए, जो कि 1922 में आया था। और चोगने हस्ती, देखिए, कारगिल के युद्ध में सैनिकों ने चोगने हस्ती के साथ रंगभूमि में क्या किए थे? 1925 में युद्ध लड़े थे। यहाँ तक हो गया, कन्फर्म कर लीजिएगा। आप देखते हैं हिंदी में कुछ उपन्यास आए थे, जो कि स्क्रीन पर है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या भी करेंगे। जैसे प्रेमा आया था, 1907 में आया था। सेवा सदन 1918 में आई थी। वरदान 1921 में। प्रेमाश्रम 1922 में। सॉरी, यहाँ प्रेमा है, यहाँ प्रेमाश्रम है, ध्यान रखेंगे। रंगभूमि 1925 में। कायाकल्प 1926 में आया था। निर्मला 1927 में। और गबन 1931 में। कर्मभूमि 1933 में आया था। और गोदान 1936 में। और मंगलसूत्र 1948 में। देखिए, इसमें क्या है, ईस्वी और कुछ इसके बारे में चर्चा करते हैं कि लिखने का, उपन्यास लिखने का क्या मकसद था, वो क्या बताना चाह रहे थे हम जैसे पाठकों को, आप जैसे पाठकों को। तो सबसे पहले प्रेमा किससे निकला था? दो सखियों से निकला हुआ। देख लीजिए इधर, दो सखियों का विवाह से, मतलब दूसरा नाम है दो सखियों का। 1907 में आया था। और 1906 में यहाँ पे हम सबाब का लिखा गया था। इस तरह से देखिए, अब प्रेमा का लिखने का मकसद था, यह किस चीज़ पर लिखा गया है? तो प्रेमा जो लिखा गया है दोस्तों, यह विधवा विवाह पर चित्रण किया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा व्याख्या प्रेमा में जब उपन्यास पढ़ेंगे तो विधवा विवाह का ही चित्रण किया गया है, मतलब उसको अध्ययन करने को मिलेगी। अब देखते हैं सेवा सदन।
सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबंध समस्याओं का चित्रण किया गया है। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह से घनघोर चीज़ों से घिरे हुए हैं। वरदान में 1921 में आया था। इसमें वरदान में प्रेम विवाह का समस्या का चित्रण किया गया है, क्योंकि वरदान में देखेंगे 1921 में आया था। ठीक है, आज भी प्रेम विवाह उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही राधा से शादी नहीं किए थे। ठीक है, यदि वैसा होता तो जरूर करते, दूसरे रूप में भले रूपमणि आ गए थे तो विवाह हुआ था, लेकिन प्रेम विवाह वो श्री कृष्ण भगवान नहीं किए थे। तो हम यार आप एक छोटी सी चींटी के समान हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रेमाश्रम हो गया। अब प्रेमाश्रम जो आया था यह 1922 में आई थी। ठीक है, 1922 में आया था, जो उपनिवेश शासन के जमींदार एवं बहुत सारे चीज़ों पर ये रंगभूमि, हाँ, प्रेमाश्रम जो है से यह चिट्ठा खोलता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं रंगभूमि। रंगभूमि में 1925 में आया था, जो औद्योगिकरण के देव और पूंजीवादी शोषण की नीतियों का अत्याचार के बारे में यह उजागर करता है। और भारतीय शिक्षित व्यक्ति के लोगों के प्रति जो चरित्र रहता है उसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रंगभूमि में। अब देखते हैं कायाकल्प। कायाकल्प में ऐसा धारणा है, इसमें लिखा गया उपन्यास है कायाकल्प, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है। तो कायाकल्प में जो है से पूर्ण जन्म के बारे में यह उपन्यास आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें जो व्याख्या किया गया है, अधिक गहराई में लिखा गया है, वह है पूर्ण जन्म के बारे में। कायाकल्प में धारणा है समाज के लोगों के बीच में जो अत्याचार, पूर्ण जन्म और राजा के अत्याचार और विलास के सच्चे प्रेम चित्रों का विवरण किया गया है कायाकल्प में। निर्मला का बात करें तो दहेज और अनमेल विवाह का इसमें विवरण किया गया है निर्मला में। गबन का बात करें, गबन में मध्यवर्गीय जीवन का असंगत अर्थातवादी मनोविश्लेषण वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। अब हो जाता है गोदान में। आप जान रहे हैं कि मतलब गोदान में जो कि किसान के बारे में जो हमेशा वह ऋण में रहता है, और इसमें उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है प्रेमचंद्र, जो कि एक किसान के साथ जो दुर्दशा होती है और किन किन समस्याओं से किसान झेलता है, उन्हीं सब पर यह गोदान लिखी गई है। और यह जो गोदान में जो किसान रहता है वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। मंगलसूत्र इस पर कोई वैसा चित्र नहीं किया गया जो मैं आपको बता दूं। तो ठीक है, आज अभी मैं फिर और बहुत सारे उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे और उनका उपन्यास भी अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए, प्रेमचंद्र ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक में प्रकाशित हुआ था, ये नोट कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे प्राकृतिकवादी उपन्यासकार भी हुए थे, जैसे बहुत सारे उपन्यासकार, जैसे ये है, ये प्राकृतिकवादी उपन्यास है, बेचैन शर्मा। ठीक है, बेचैन शर्मा जिसे उग्र के नाम से भी जाना जाता है। बेचैन शर्मा और प्राकृतिकवादी उपन्यास के जनक जोला को माना जाता है, पर हिंदी में प्राकृतिकवादी उपन्यास के रूप में बेचैन शर्मा को ही माना जाता है। पांडे बेचैन शर्मा पूरा नाम रहता है, और उग्र इनका उपाधि दिया हुआ रहता है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास ने, ठीक है, चतुर्वेदी ने बेचैन शर्मा उग्र को घास लेटी साहित्य की उपाधि दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इनका उपन्यास, जैसे चंद हसीनों के खातून 1927 में आई थी, दिल्ली का दलाल 1927 में, बंधुआ की बेटी 1928 में, शराबी 1930 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1927 में आई थी, चॉकलेट 1927 में, जी 1937 में, ट्रिपल जी है, फागुन के दिन 1960 में, और जुहू 1963 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समय सीमा दिया गया है वो 27 सेम है, इसमें भी 27 है और एक यहाँ भी 27 है, ये तीनों 27 में ही लिखा गया था, ये ध्यान रखेंगे। 3 उपन्यास ऐसे थे बेचैन शर्मा ने लिखे हैं जो कि 1927 में। अब देखते हैं कि इनका लिखने का मकसद क्या था, या क्या हमें बताना चाह रहे थे सभी पाठकों को, देशवासियों को। क्योंकि जिस समय भारत गुलाम था तो साहित्यकार जो थे अपनी कलम के माध्यम से लोगों को जगा रहे थे, प्रेरित कर रहे थे कि उठो जागो और अपने देश के लिए कुछ करो। इसीलिए साहित्यकार जरूरी नहीं है कि लाठी तलवार और बारूद से ही लड़ेगा तभी वह क्रांतिकारी कहलाता है।
वह अपनी कलम और कॉपी अपनी कलम के माध्यम से भी वह क्रांति ला सकता है। जैसे चंद हसीनों की खातून जो लिखा गया था, यह हिंदू मुस्लिम की प्रेम एवं विवाह का चित्रण किया गया है। दिल्ली के दलाल तो सुनने में ही लग रहा है कि युवतियों का क्रय विक्रय की जो समस्या अभी भी चल रही है, उसी के ऊपर यह उपन्यास पांडे बेचन शर्मा ने लिखने का और जगाने का कोशिश की है देशवासियों को। बंधुआ की बेटी जो अछुद्वार की समस्याओं का चित्रण किया गया है। शराबी में देखेंगे कि 1930 में आया था। इसका मतलब कब लिखा गया था? 1930 में आया था शराबी, ठीक है। यह वेश्याओं के और शराबों में घिरे हुए लोगों के बारे में चित्रण किया गया है और इनके चरित्र के बारे में भी चित्रण किया गया है कि कितने हद तक ये गिर सकते हैं, ठीक है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1927 में यह शासन तंत्र की आवश्यकता एवं प्रजा की पीड़ा और समस्याओं के बारे में यह इसमें चित्रण किया गया है। सरकार तुम्हारी आंखों में, मतलब आंख रहते हुए भी उनकी आंखों में ये सब बातें दिखाई नहीं देता है कि देश में क्या क्या हो रहा है। और चॉकलेट में वैसा कोई खास नहीं है विवरण किया हुआ जो मैं आपको बता दूं। जी 1927 में आया था ट्रिपल जी। यह हिंदू समाज में स्त्री पीड़ा का समस्या का चित्रण किया गया है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी। उन्हीं सब समस्याओं से हमारे देश की महिलाओं को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता था। जैसे दहेज प्रथा तो अभी भी चल रहा है, लेकिन सती प्रथा और विधवा विवाह, बहुत सारे समस्याओं से यहाँ की महिलाओं को जूझना पड़ा था। उन्हीं सब चीज़ों पर साहित्यकार, बड़े बड़े जो विद्वान थे, इन समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की और हटाने की भी कोशिश किए थे। अब देखते हैं, फागुन के दिन 1960 में आया था। यह इसमें कोई खास वैसा चित्रण नहीं किया गया फागुन के दिन में किसी के ऊपर। अजूहू 1963 में आया था, ठीक है। इसमें भी वैसा हमें पढ़ने को नहीं मिला है, न कि जो कि मैं आपको बता दूं। अब इस तरह से बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। इसके आगे दूसरे लेखक उपन्यासकार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो हैं, ये गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले उपन्यासकार हैं, जिसे आप कह सकते हैं मानवतावादी। सबसे पहले ये 3 उपन्यास की रचना करते हैं, जो कि 1927 में, 29 में और 38 में। जैसे इनका उपन्यास का प्रथम उपन्यास विधा विजय और विकास आया था। इससे पहले मैं आपको बताया था थोड़ा सा चतुर्सेन शास्त्री के बारे में। तो ध्यान दें कि व्यभिचारी जो आया था, प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लीलता के ऊपर लिखी गई थी। और आत्मदाह जो था, आज़ादी के आंदोलनकारी जो होते हैं, वो देश के प्रति क्या क्या करते हैं, उन्हीं का चित्रण किया गया था, अर्थात देश प्रेम के ऊपर चित्रण किया गया था। और अमर अभिलाषा जो आए थे, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया गया था, क्योंकि विधवाओं को बहुत सारे उस जमाने ने कभी 60 वर्ष के एजेड लोगों से शादी कर दिया जाता था। बहुत सारे अत्याचार होता था विधवाओं के ऊपर, उसी में अमर अभिलाषा में दिखाया गया था। थर्ड है कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो है, ये गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले रहते हैं, यह कह सकते हैं मानवतावादी विचारधारा को। तो इनके 3 उपन्यास आते हैं, विधा विजय का, जो कि पश्चात सभ्यताओं के ऊपर यह चित्रण किया गया है। और सेकेंड जो आता है विजय, जो बाल विधवा पर चित्रण किया गया है। थर्ड आता है विकास, जो 1938 में उच्च वर्ग की विलासिता की दुनिया में जीने वाले लोगों के ऊपर चित्रण किया गया है। इन सभी मार्मिक उपन्यासों को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत सारे उपन्यास जो हैं से इसी विषयों पर अपने समाज में उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश किए हैं और उन्हें प्रकट करने की भी लोगों के बीच में कोशिश किए हैं, जिससे आने वाले समय में ऐसा फिर से न हो और आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले श्रोता पाठक इस बात को समझ सकें कि हमारे देश में रूढ़िवादी परंपरा कितनी ही चरम सीमा पर थी। तो आज का सेशन मैं यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। आज का जो क्लास था वो भाग 6 था, और जो भी टेलीग्राम पे लाइव जीएस क्लासेस के नाम पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब दे करके, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू।